अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ने आपकी जो हॉरोस्कोप देख के प्रिडिक्ट किया ये कि आपके जन्म के कुछ सालों के अंदर आपके फादर की डेथ हो जाएगी। 6 साल में पूरे कर चुका था। 7वें साल में मेरे फादर की अपॉइनिक रहा, उसकी डेथ हो गई। मेरी मदर ने जॉब कर लिया सरकारी हॉस्पिटल में मिडवाइफ का, तो वो बेचारी ने जॉब करके हमारे को 30 साल खिलाया। 76 में मेरी शादी हुई, वो बीमार रहने लगी, उसके हार्ट में उसका वॉल्व बंद हो गया था, उसकी सेवा करने लग गया और 76 से लेकर के उसकी सेवा करता गया। आखिर में 86 में उसकी डेथ हो गई। सेकंड मैरिज मेरी 87 में हुई। मेरा बेटा 1990 में हुआ ये बेटा। तो मेरा बेटा जब ये पैदा हुआ तो बहुत सुंदर था। इवन के मेरे बेटे को लेके जाते थे तो लोग कहते थे किसी अंग्रेज का बच्चा उठा के ले आए। मेरी मदर उस वक्त रिटायर्ड हो गई थी, वो साथ में रहने लग गई और उसकी 72 की थी। उसने मेरे बेटे को ऐसे उठाया हुआ था, ऐसे उठा करके बता क्या बोलती, अवतार इधर आ, देख तेरा पापा लौट के आ गया। इसकी मैंने परवरिश की, इससे प्यार किया, मैंने डेडिकेशन से किया, वही समझ के किया कि मेरे पापा का रूप आया हुआ है। उसके बाद बेटा मेरा था प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन में था, जो बहुत ही सुंदर था, जिसको देख के मैं जीता था। 2009 में उसने MBBS एडमिशन ली। MBBS के बाद फिर RML में डॉक्टर लगा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। उसने फोरेंसिक मेडिसिन की यहाँ पर, MD इन फोरेंसिक मेडिसिन। तो ये मेरे बेटे की डेथ हो गई सर 18/9/2016 को, एक LS एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट करवाया गया था। तब बेटे ने ये आपको बताया था कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको इंजेक्ट कर दिया जाए, तो व्यक्ति का लगेगा कि वो अलाइव है और काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है। तो आपको ये डाउट है कि ऐसा ही कुछ इसको इंजेक्ट किया गया? क्योंकि मेरे जो कर्मों में दुख लिखे हो तो मैंने भोगने हैं। मेरा मतलब इस उम्र में आप दो चीजें फेस कर रहे हैं। एक तो आप बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा आपको अपनी वाइफ से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और जस्टिस के लिए मैं आज भी हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया सर, मेरे साथ अपने से वो भी छोड़ गए। मेरी सेकंड वाइफ जो मेरे बेटे की मदर थी वो भी छोड़ गई, आज उसको 8 साल छोड़ तो आज आप अकेले हो? मैं अकेला धरती पर हूँ, अभी धक्के धुक्के खा के जिंदगी काट रहा हूँ। मेरे को कोई गम इसलिए नहीं है कि कम से कम मेरे बेटे की जो आत्मा है वो तो मेरे दिल के अंदर बैठी हुई ना जी। और मैं 51 का मेरा बर्थ है। 57 के अंदर मैं अपनी मदर के और अपनी मौसी के साथ यहाँ पर साइड पर आया था, जब ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी बन रही थी। और मेरे मौसा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट थे, जो इसकी स्लोप वाली छत है ऐसे करके है। अच्छा, पंजाब में रहना हाई कोर्ट की जो स्लोप वाला एरिया है, हाँ, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट शटरिंग नहीं होती थी। मेरे मौसा बहुत बड़े कारीगर थे और बहुत रिच बने इसी ठेकेदारी से, और ये उन्होंने ही इसको बना के दिया। उस टाइम में ना तो शटरिंग पलाई होती थी जो बेंड हो सके, ना उस वक्त स्टील प्लेट्स होती थी जो बेंड हो सके। उस वक्त की टेक्निक ये होती थी, पट्टों के साथ ही, लकड़ी के पट्टों प्लैंक्स के साथ ही शटरिंग की जाती थी। फिर भी उन्होंने इसको काम को कितना फाइन करके दिया। वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे कि ये जो रेहान डैम है यहाँ NTPC के पास है, वो उनका है। कोटा के अंदर पाकिस्तान में वो उनके काम किए हुए हैं। तो बहुत बड़े लार्ज स्केल के वो काम करते थे। शटरिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, अनपढ़ थे मगर बहुत इंटेलिजेंट थे। तो ये भी उन्होंने काम करके दिया। और मैं इस टाइम में देखने आया, 57-58 की बात है, मौसी के साथ मेरी माँ की करना। तो उन्होंने उसका कुछ पार्ट काम का जो रहता था, हमारे ही एक रिलेशन में होते थे, और उसमें उनको कह दिया तुम कर लो किया। तो उन्होंने उस काम को करके 20,000 रुपए कमाए। ये उन्होंने जब 20,000 रुपए कमाए काम से, तो 100 रुपए आपने बेटे को दे दिया। और उनका बेटा इतना खुश हुआ, तो उस लड़के को इतनी खुशी हुई 100 का नोट लेके, उसके बाद उसके दिमाग पर असर हो गया, उसका दिमाग हिल गया खुशी से। 100 रुपए लेके दिमाग हिल गया और मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके इलाज के लिए इवन के उसको ये लगाना पड़ा, इलेक्ट्रिक शॉक। 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी उस समय? 100 रुपए की वैल्यू ये होती कि लोगों को 100 गिनना नहीं आता था, और पैसे उस वक्त गिनते थे 20-20 करके। और जो नोट होता था 100 का, इतना बड़ा होता था। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद 5 साल हमारी अंग्रेजों की करेंसी चली है। अच्छा, उनके जाने के बाद? जी सर। अब मैंने पहली एजुकेशन शुरू की फर्स्ट क्लास में। मेरी फीस कितनी होती थी? मेरी फीस होती मोरी वाला पैसा, जिसमें छेदा होता है। वो अंग्रेजों के जमाने पैसे थे हमारे देश के अंदर। और उसके बाद उसके एक पैसा और होता था जिसमें छेदा नहीं होता था, वो भी पैसा होता था, सुनिए। और उस वक्त 64 पैसे इकट्ठे कर दो तो 1 रुपये बनता था। और जब मैं सेकंड में गया तो मेरी फीस थी टका,
टका। हाँ, वो टका होती थी। टका ये होता है कि 2 पैसों का एक जो सिक्का बनता था उसका नाम होता था टका। 3rd क्लास में जब मैं गया तो मेरी फीस थी टका और 1 पैसा, 3 पैसे। 3 पैसे। और जब मैं 4th क्लास में गया तो मेरी फीस होती थी 1 आना। आना सुना होगा आपने? आना सुना है। आना आना जो था वो मेरी 4th क्लास की फीस थी। मगर तहाँ तक इंडिया की करेंसी नहीं आई थी। और जब मैं 5th क्लास में गया तो 5th क्लास में इंडिया की करेंसी आ गई थी। फिर हमारे पास क्या चला? हमारे पास ये चला 5 पैसे चल पड़े 10 पैसे भी चले थे। 5 पैसे से नीचे जो इंडियन करेंसी में 3 पैसे भी आए थे। 3 पैसे भी आए थे और 2 पैसे भी आए थे। 2 पैसे भी आए और 1 पैसा भी आया था। छोटी 2 प्लास्टिक के हैं। और मैं 69 में मैट्रिक की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में ब्रांच बनाई और चंडीगढ़ में से ब्रांच बना के बाद फिर मैं तिरची मद्रास चले गया। मद्रास के बाद लौट के आया तो फिर 72 तक मैंने पंजाब में B&R में एज ए सुपरवाइजर रोड पर काम करवाने का एक्सपीरियंस हो गया। 72 में मैंने दूसरों को देखा पैसे कमाते हुए और फिर मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी। मैंने घर दी और डे एंड नाइट ठेकेदारी करता था। मैं खुद दिन रात भागता था और उस ठेकेदारी में मैंने पैसे कमाए। मगर एज मेरी वो थी ना 22 साल की और उस एज में मेरे को पैसा संभालना नहीं आता था। और 82 में मैं दिल्ली आ गया। 82 में आके जयप्रकाश एसोसिएट्स को ज्वाइन किया। से जो जेपी के साथ रह करके इनका वसंत कॉन्टिनेंटल 5 स्टार होटल तैयार करवाया। इनका जेपी रीवा सीमेंट प्लांट सबसे बड़ा प्लांट था हिंदुस्तान का, वो मैंने 84 में बना के दिया मध्य प्रदेश में। 84, 85 और मैं फॉरेस्ट में रहा। 86 के बाद फिर मैं वहाँ से ठेकेदारी करता गया और ये जब 2009 को आया तो 2009 में मेरे को पता लगा, मेरे को कॉल किया गया और यहाँ पर हॉस्पिटल मेडांटा था, मेडिसिटी मेडांटा। इसका नाम था ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। इस बिल्डिंग में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर में आई वाज ऑन दी 4th नंबर। पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्टर था जो एसी चीजें, और 4th में कॉन्ट्रैक्टर था इंटीरियर का। यानी कि मेदांता हॉस्पिटल का जो इंटीरियर था उसकी कॉन्ट्रैक्ट का जो काम था वो सारा 4th नंबर पर मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट था। इस लेवल का मेरा काम था। और उसके बाद मैंने इनकी लॉबी, इनके जितने फ्लोर थे उनके अंदर सारे के अंदर प्लास्टरिंग, जिप्सम प्लास्टरिंग, 250 आदमी काम करता था। और मैंने इनका वो पूरा मेडिसिटी मेडांटा का काम करते मैंने 2009 में ये हॉस्पिटल तैयार करवा के डॉक्टर तरीन साहब का और चालू करके हैंड ओवर किया। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अवतार सिंह, जिनका जन्म स्टेट ऑफ पंजाब का है, लेकिन जिनकी जर्नी बहुत ही यूनिक रही है। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे ही अवतार सिंह के जो जीवन में अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक की जर्नी रही है, तो इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अवतार सिंह जी नमस्कार सर। आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। थैंक यू सर। सर, आपका जन्म कहाँ का है और परवरिश कहाँ पे हुई और कैसे आपकी जीवन आगे बढ़ा, थोड़ा सा बताएं। सर, मेरा बर्थ जो है 20 नवंबर 1951 को जो है अमृतसर के पास में 5 किलोमीटर पर एक विलेज है, वहाँ पर हुआ था। और मेरे जो फादर थे वो उस टाइम में ये काम छोटा मोटा करते थे, कारपेंट्री टाइप का, और वो साइकिल से वहाँ अमृतसर जाते थे आते थे। और गांव में मेरी मदर थी और मेरी ग्रैंड मदर थी, या उनके और बच्चे भी थे। और उसके बाद मेरे जब बर्थ हुआ तो उस टाइम में एक अपने घर में मेरी मदर बताती होती थी कि जब तुम घर में वहाँ मेरे परिवार में आए और हमारे एक गली में से ज्योतिषी जा रहे थे, उनकी भी 22 साल की एज होगी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बेटा हमारे घर में पैदा हुआ है, ये कैसा है। तो वो, क्योंकि हमारे सारे उस ज़माने की पढ़ाई कहाँ थी, तो उसने ज्योतिषी ने ये बताया कि आपके घर में ये लड़का पैदा हुआ है, इसके आने के बाद इसके बाप को जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर था जी सर, वो आपके नेबर में रहता था ना, वो अमृतसर से आया था। अच्छा। और उस जमाने में एस्ट्रोलॉजर भी गलियों में घूम के एस्ट्रोलॉजी करते थे, गरीबी थी ना। अच्छा। हाँ, और गली से निकलता हुआ जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि कुछ हमारे बेटे। देखो, हर जो पेरेंट्स है, हर माँ बाप है, जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में क्या कुछ करेगा, एक उत्सुकता उसे जानने की। तो उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर से आपके टेवा दिखाया, आपका जो मतलब जन्म पत्री थी वो दिखाई जी। और उन्होंने जब उसके बारे में पूछा तो उसने उसका टाइम निकाल के कहा कि ये लड़के के आने के बाद इसको बाप को जाना पड़ेगा। और उसने बोला ये तो
यही तो हम, इसका बाप तो कमा के देता है, हम सारे रोटी खाते हैं, तो ये क्या कह रहा है। तो उसने बोला इसका अलाव पाव है। अपाव ये है कि आपको 7 साल इसका अपाव करोगे, करवाना पड़ेगा। अगर इसका अपाव नहीं करवाओगे तो इसके बाप की डेथ हो जाएगी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ने आपकी जो हॉरोस्कोप देख के प्रिडिक्ट किया ये कि आपके जन्म के कुछ सालों के अंदर आपके फादर की डेथ हो जाएगी। 7 साल। और या उनको उपाय करने का सलाह दिया आपकी फैमिली 7 साल बड़े टफ टाइम है। हाँ जी। और इस परिवार पर 7 साल के अंदर इसका 7 साल कंटिन्यू ना हो पाओ किया। हाँ। इसके लड़के के आने के बाद इसके फादर को जाना पड़ेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए 7 साल इसका पाव करो। और मेरा फादर बहुत ही सेंट आदमी था, बड़ी मेहनत से कमाई करके रोटी कमा के सब परिवार को खिलाता था। और मेरी माँ ने और मेरी ग्रैंड मदर ने जो थी दादी मेरी, उन्होंने मिलजुल के अपना करके उसका मेरा पाव शुरू करवा दिया। नहीं, आपके फादर बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी? ना, मेरे फादर नहीं करते, उनको पता नहीं था। ये मेरी माँ ने और मेरी ग्रैंड मदर ने पर्दे से चुप करके ही अपनी लाइफ में ये कर दिया कि हम इसका पाव करवाते हैं। अच्छा, उपाय करने शुरू कर दिए बिना आपकी फादर की नॉलेज? बिना नॉलेज से, किसी की नॉलेज से नहीं जी। और वो कर दिए शुरू, और वो हर साल करते गए। 6ठे साल में मेरे फादर को पता, 6 साल अभाव कर चुके थे, मेरे फादर को पता लग गया कि ये तो अभाव कराते हैं, और वो बिलीव नहीं करते थे। जब उनको पता लगा तो वो मेरी ग्रैंड मदर को भी नाम लेके बुलाते थे। उस ज़माने में मेरी माँ को तो बुलाते ही थे। तो उन्होंने कहने लगा तुम मेरी मेहनत की कमाई के पैसे जो है नाप शनाप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी एक पैसे की मेहनत की कमाई है, और ये मेरी इतनी मेहनत की कमाई है कि इसको यहाँ मैं कमा के छोड़ भी दूंगा तो वहाँ से इसको पैदल पैर लग जाएंगे और ये चल के घर आ जाएगी। ये मतलब उन्होंने कहा कि जो आपके मदर और आपकी जो दादी उपाय कर रही हैं, गलत कर रही है, वेस्ट में पैसा खराब कर रही हैं, मेरा पैसा वेस्ट कर रहे हो। और उनको जब डांटा तो दोनों डर गई। दोनों इस साल में उसका पाव नहीं करवाया, उसकी डेथ हो गई। आपके फादर की डेथ हो गई। कितने साल बाद डेथ हुई आपकी? 6 साल में पूरे कर चुका था, 7वें साल में मेरे फादर की पाव नहीं करवाया, उसकी डेथ हो गई। देखिए, ये जो आपने इंसिडेंट बताया, बेसिकली बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने जो इंसिडेंट बताया वो तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जो प्रेडिक्शन की थी एस्ट्रोलॉजर ने, डेथ हो गई। तो उसके बाद आपकी परवरिश कैसे हुई और आगे जर्नी कैसे बढ़ी? उसके बाद फिर वो 6 साल के बाद डेथ हो गई, और मैं 7वें साल में था। तो मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी माँ, मेरी ग्रैंड मदर, परिवार में खाने वाले कितने बंदे थे, 4 मेरी बहनें थी और मेरे 2 भाई थे। एक मेरा हैंडीकैप भाई था, एक मैं था। हम 6 बंदों को मेरी माँ कैसे कमा के खिलाने लगी, ये क्या उसकी लाइफ के सामने सिलसिला शुरू हो गया। और उसने फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से शिफ्ट करके अमृतसर चल गई। छोटा सा मकान बना गया था, जाते जाते मेरा फादर उसमें चले गए। उसके जाने के बाद फिर उसने बेचारी मेरी मदर ने जॉब कर लिया सरकारी हॉस्पिटल में, मिडवाइफ का। अच्छा, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। आपके फादर क्या जॉब करते थे? वो कारपेंटर का काम करते थे, कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा, कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो डीसीएम मिल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल बनाते थे, फिर ला करके दिल्ली में डीसीएम मिल ही होती थी, और उनके आके वो इंस्टॉल करके फिट कर देते थे, और कारपेंटरी टाइम की छोटी मोटी ठेकेदारी करके गुजारा करते थे। बड़े ईमानदार आदमी थे। और वो उन्होंने, मेरी मदर ने मिडवाइफ के तौर पर काम किया, और उसने उस एज में अपनी जब काम शुरू किया तो उसने हमारे को सबको पालना शुरू किया। तो उसके पालते पालते उसने अपनी एज 72 की एज तक जो रिटायरमेंट नहीं ली, क्योंकि उसको उस जमाने में एज कम लिखवा देते थे। उस वक्त इनकी वैल्यू नहीं थी, ना आधार कार्ड थे, ना कुछ सर्टिफिकेट होते थे, कोई नहीं पूछे थे। एज जितनी मुंह से बोली जाती थी लिखी जाती थी। हाँ। तो वो बेचारी ने जॉब करके हमारे को 30 साल खिलाया। और ये मेरी मदर की हिस्ट्री है। उसके बाद वो जो लिख के फिर पत्री बनाई उसकी, मेरी मदर ने उसी से पत्री बनाई, और पत्री बनाने के बाद उसमें वो लिख लिया, जो उसने लिखा, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने लिखा कि इसकी एज 58 साल के ऊपर नहीं है। किनकी एज? 58 साल के ऊपर नहीं। मेरी एज, आपकी एज 58 साल से ऊपर नहीं है। यहाँ पे वो गलत प्रेडिक्ट कर गया। नहीं, अच्छा, बताता हूँ। 58 साल के बाद मेरी एज नहीं है। और फिर वो जो पत्री थी, अमृतसर के अंदर एस्ट्रोलॉजर भी बहुत है, और लोगों को इस चीज़ की भी है, क्योंकि आध्यात्मिक शहर है वो, थोड़ा गोल्डन टेम्पल की वजह से। तो कई लोगों को पत्री चेक करवाई, दिखाई, सब ने बोला कि 56-58 के ऊपर इसकी उम्र नहीं है। इसकी ना तो हाथ की रेखा है, ना पत्री में दिखाई देती, इसकी 56-58 साल की नहीं है। तो अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी 74 चल रही है। तो ये 58 का फिर तो प्रेडिक्शन गलत हो गया। नहीं, मैंने उसको चेंज किया। कैसे चेंज किया? फिर उसके बाद ये हुआ कि 58 के बाद मेरे ऊपर इतने ज़्यादा लॉसेस आए। मैं अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बना लाइफ के अंदर, अच्छा एक वर्कर बन के रहा, और बहुत लेबोरियस आदमी रहा। और जब मेरे ऊपर इतने ही लाइफ चलती चलती यहाँ पहुँची तो कितने लॉसेस हुए। एक टाइम में वो था कि मेरे ऊपर इतने लॉस हो गए थे कि मैं काउंट नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने जाके गुरुद्वारे बंगला साहब
अमृत दिल्ली में। वहाँ जाके मैंने फिर मेरी सिस्टर आई, वो कहती चल यहाँ माथा टेक दे, और मैंने वहाँ जाके वहाँ पर स्नान किया सरोवर में और वहाँ प्लेस कर लिया भगवान को, और ये कहा कि देखो भगवान जब तक जिंदा हूँ शुद्ध रखूंगा, शरीर आपका है। एक्चुअली मृत्यु को ना कई बार हम शारीरिक मृत्यु से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब आदमी लगातार फाइनेंशियल लॉसेस या प्रोफेशनल लॉसेस फेस करता है, वो भी तो मृत्यु तुल्य पेन ही है, वो एक मृत्यु की अवस्था ही है। वो कोई झेल ही नहीं पाया जो मैं झेल गया, जो मेरे को मारने वाले तो खुद मर गए। यानी कि आपका जो लॉसेस का टाइम था वो डेथ के इक्वली था। लॉसेस तो शुरू हुए, मेरी एज 56 से 58 के बाद तो मेरी लाइफ दुखदाई चल रही है, मगर हिम्मत कौन देने वाला था? भगवान। अच्छा, 58 के बाद आज तक आपकी जो लाइफ है टर्मोइल में, यानी कि चल रही दुखों से चल रही है, साथ चल रही है। ये नहीं मैं कहूंगा कि वो एज में मेरी दुख नहीं है, देख दुख है सर, मगर भगवान ने लंबी उम्र जो थी वो 56-58 के बाद कैसे दी कि मैंने जाके वहां पर गुरुद्वारा बंगला साहब में कहा है भगवान ये शरीर आपका दिया हुआ है, जब तक जिंदा हूँ शुद्ध रखूंगा। अच्छा, ब्लेसिंग्स मेरे ख्याल से एक डेस्टिनी कंसेप्ट है, या ब्लेसिंग्स है, जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, जो लोगों की ब्लेसिंग्स है, या जो भगवान की ब्लेसिंग है। भगवान की ब्लेसिंग, हाँ, फिर वो साथ देती है कई बार। भगवान की ब्लेसिंग ने ऐसा साथ दिया कि जो मेरे को मारने वाले थे पीछे हटते गए, और मैं आज भी, क्योंकि मैं अपने ही जहाँ पर मैंने एक बार प्लेस कर दिया भगवान के आगे कि मैंने स्नान करना है, फिर खाना है, मैंने ऐसे रहना है, तो उस प्लेजिंग से ना मैं बाहर गया हूँ। और जो खाना है मैं तो ऑनेस्टली की रोटी खा के कमा के खाता हूँ, जो करता हूँ कि जो मेरे पीछे के गुनाह हो भी गए हैं तो भगवान मेरे को माफ कर दो। देखिए अवतार जी, वैसे भी अगर कोई अर्श से फर्श तक आता है तो वो मृत्यु ही कंसीडर होती है। हो गई है कि एक टाइम था जब आप फ्लोरिश कर रहे थे, और एक टाइम था जब आप समाज के बिल्कुल लोअर तबके के लेवल पे आ गए हैं, तो मृत्यु के इक्विवेलेंट ही तो पेन था सारा। मैं 56 और 58 साल के तक जब मेरी वो समय आया था तो मैंने आसमान में एक सपना रात को देखा, तो आसमान में मैंने एक स्ट्रक्चर, लोहे के स्ट्रक्चर के ऊपर टंगा हुआ देखा अपने आप को। तो मैं देखा मैं यहाँ टंगा हूँ और उतरूंगा कैसे, वो तब से मैं टंगा हूँ। अगर 56-58 साल की इतने दुख आए हैं, उसके बाद मेरे लाइफ के अंदर आप जो डाउन हुआ पैसे के मामले में, उसका कोई एंड ही नहीं है। उसके बाद मैं मेहनत करके कर्जे उतार दिए, तो उसके बाद बेटा मेरा था प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन में था, जो बहुत ही सुंदर था, जिसको देख के मैं जीता था, जो सांस लेता था तो मैं he was doing MD in medicine। सर वो पहले 2009 में उसने MBBS एडमिशन ली, मैंने उसमें डोनेशन दिया, ह्यूज अमाउंट दिया, दे करके उसकी एडमिशन करवाई, एडमिशन में गया। उसके बाद एडमिशन के बाद सर उसने MBBS कंप्लीट की, MBBS के बाद फिर RML में डॉक्टर लगा, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर फॉर 1 ईयर। वो कहने लगा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की वैल्यू नहीं, मेरे को MD करनी है, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो जिसकी सीट को हाथ डालूं, मैं इतने लॉसेस पूरे कर चुका था। उसने फोरेंसिक मेडिसिन की यहाँ पर एडमिशन ले ली, MD इन फोरेंसिक मेडिसिन की, मगर मेरी बैड लक थी कि वो वहाँ जमुनानगर में आ गया रहने के लिए। उसके पास कितनी फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने लेके दी हुई थी, हाई क्लास लिविंग थी उसकी फ्रेंडशिप का ये बेटे से जो अफेक्शन था आपका, और उसके साथ उसको मैं कैसे पालता था, तो वो ये था कि वो उस बंदे की कहाँ तक थी उसकी अप्रोच, उसकी अप्रोच थी अखिलेश यादव के घर में जाके रुकता था। अच्छा, मतलब ही वाज ए हाईली टैलेंटेड पर्सन, हाईली टैलेंटेड था, और लाइकिंग में था, पर्सनैलिटी वाला था, इंटेलिजेंट भी था। और वो बंदे की, उसकी ये बिलीव करो कि अगर उसकी फेसबुक और सारा सिस्टम निकालो तो उसका जो लास्ट बर्थडे हुआ उस पर 1000 लोगों की विशेस थी। और बेटे का नाम उसका डॉक्टर मनप्रीत सिंह। उसी फाइट जो है मैं अभी लड़ रहा हूं। फ्रेंड्स, जो डॉक्टर मनप्रीत सिंह है, ही वाज ए यंग मैन ऑफ अबाउट 26 इयर्स व्हेन ही डाइड। उनका जो डेथ था वो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनका डेथ हुआ। अब कई बार तो उनका जब पूरा केस एग्जामिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वेल प्लान मर्डर था उनका, लेकिन अगर हम सिर्फ डिटेल में एग्जामिनेशन ना करें और सिर्फ बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि उनका फॉर्च्यूनर में एक्सीडेंट हुआ था। अभी अवतार सिंह जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP फाइल की हुई है, जहां पर ये मैटर पेंडिंग है कि जो इनके बेटे की डेथ का केस था वो CBI को इन्वेस्टिगेशन पर्पस से रेफर किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा अवतार सिंह जी, बेटे की बात तो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने और कॉन्ट्रैक्टर की जर्नी कैसे? सर मेरी मदर एक मिडवाइफ थी, अब उसके लिए हेल्पिंग हैंड तो बेटा ही हो सकता है ना, और मैंने आगे पढ़ाई नहीं की इसलिए कि मेरी माँ को तो मेरे साथ। आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं 10th क्लास की थी 69 में। 69 में? जी सर। तो कॉन्ट्रैक्टर बने आप, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बने? मैंने 67 से ही मैंने काम शुरू कर दिया था। उस टाइम में लोग गाँव में रहते थे, शहर नहीं होते थे, और लोगों के घरों में स्पीकर बजते थे,
अच्छा, कोई बड़े प्रोजेक्ट का नाम बताएं जहां पे आपने बनाई है बिल्डिंग वो। सर मैंने वहां से जर्नी शुरू किया इंटीरियर का काम का। 69 में मैंने 5 ब्रांच यहाँ बना। नहीं, 1 बाय 1 हम सुनेंगे, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसको दुनिया जानती हो या लोग जानते हो। सर मैंने ये काम करते करते मैं यहाँ से 2082 में मैं दिल्ली आ गया। 82 में आके जयप्रकाश एसोसिएट्स को ज्वाइन किया, और जयप्रकाश एसोसिएट को जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि ये 68 से ठेकेदारी शुरू की है जेपी ने। मैं 72 से पंजाब में ठेकेदारी शुरू कर दी थी, और मैंने कहा ये 68 से ठेकेदारी की है जेपी कंपनी ने, और ये 100 करोड़ के मालिक है, और मैं 72 से पंजाब में ठेकेदारी शुरू की है। और रीजन क्या है कि मैं अभी तक खाली हूँ, इनमें डिफरेंस क्या मेरे में, मैं भी बहुत लेबोरियस हूँ। तो मैंने सर उनमें से जब देखा उनको काम करते तो अपने कंपेयर किया, तो मैंने ये सर्च किया कि ये लोग काम करके रोटी खाते हैं। तो बड़ा प्रोजेक्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उनके बाद सर मैं यहाँ से जो जेपी के साथ रह करके इनका वसंत कॉन्टिनेंटल 5 स्टार होटल तैयार करवाया। वसंत कॉन्टिनेंट, हाँ जी, 5 स्टार होटल। फिर आपने कंस्ट्रक्शन एज ए ठेकेदार योगदान? ना सर, एज ए एम्प्लॉई, हाँ वो करवाया। इनका जे हाउस साहब वो करवाया इनका वहाँ। उसके बाद फिर मैंने इनका जेपी रीवा सीमेंट प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट था हिंदुस्तान का, वो मैंने 84 में बना के दिया है मध्य प्रदेश में, 84, 85, और मैं फॉरेस्ट में रहा। एक मेदांता हॉस्पिटल से कनेक्शन कैसे आया? सर 86 के बाद फिर मैं वहाँ से ठेकेदारी करता गया, और ये जब 2009 को आया तो 2009 में मेरे को पता लगा, मेरे को कॉल किया गया, और यहाँ पर हॉस्पिटल मेडांटा था, मेडिसिटी मेडांटा, इसका नाम था ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, और इसके नाम पर था। तो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे थे मेडिसिटी मेडांटा हॉस्पिटल, और फिर मेरे को, मैं आया तो मैंने इनको बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मेरा प्री क्वालिफिकेशन में यस कर दिया। तो यहाँ इस बिल्डिंग में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर में आई वाज ऑन दी 4th नंबर। जब मेदांता हॉस्पिटल बना जी, तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने हायर किए? बाद में किए। पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्टर था जो एसी चीजें, और 4th में कॉन्ट्रैक्टर था इंटीरियर का। यानी कि मेदांता हॉस्पिटल का जो इंटीरियर था, हाँ, उसकी कॉन्ट्रैक्ट का जो काम था वो सारा 4th नंबर पर मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इस लेवल का मेरा काम था। और उसके बाद मैंने इनकी लॉबी, इनके जितने फ्लोर थे उनके अंदर सारे के अंदर प्लास्टरिंग, जिप्सम प्लास्टरिंग, 250 आदमी काम करता था, और मैंने इनका वो पूरा मेडिसिटी मेडांटा का काम करते करते फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर और आ गए। मगर मैंने 2009 में ये हॉस्पिटल तैयार करवा के डॉक्टर तरीन साहब का और चालू करके हैंड ओवर किया। तो पंजाब में जब आप कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे थे, कहाँ से सीखा आपने? सर मैं 69 के बाद 69 तक तो मैं यहाँ रहा, ये यहाँ आ गया था चंडीगढ़। 69 के बाद मैं मद्रास चले गया, तिरची, साउथ इंडिया, और वहाँ जा करके मैं वहाँ रह करके कुछ 1 साल के लिए वहाँ काम किया इंटीरियर का किसी के लिए एज एम्प्लॉई, और वहाँ से मेरे को डिज़ाइन करना ये सब चीज़ें समझ गया था। उसके बाद 70 के बाद फिर मैं वापस आ गया पंजाब में, क्योंकि मैंने सोचा साउथ इंडिया में रह जाऊँगा तो मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, यहाँ मेरे को बड़ी मुश्किल होती बोलने की। मैं फिर आ गया, वापस आके अमृतसर आ गया। अमृतसर आके फिर मैंने जॉब कर लिया PWD&R में, एक एज ए रोड्स कॉन्ट्रैक्ट करने का एज ए मोटर मेट सुपरवाइजर। तो फिर मैं रोड्स बनाने के लिए साइकिल पर जाता था जॉब पर, 50 किलोमीटर दूर साइकिल पर, 50 किलोमीटर यहाँ से वहाँ जाता था और 50 किलोमीटर वापस आता था पर डे, सिर्फ माँ के पास रहने के लिए। और वो मेरी सैलरी होती 128 रुपये उस जमाने की, और मेरा अपना साइकिल नहीं होता था, माँ के लेके जाता था। तो आपकी फैमिली में और कौन लोग कॉन्ट्रैक्टर रहे? कोई नहीं। एक मौसा जी बताया था एक बार आपको? वो मेरे मौसा जी थे, वो तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने ये वाला जो है चंडीगढ़ के अंदर ये बनाया जो सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट। नहीं, चंडीगढ़ के अंदर जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है जी, एक स्टेट ऑफ पंजाब की, एक स्टेट ऑफ हरियाणा की है जी सर, और साथ में जो हाई कोर्ट का जो पुराना बिल्डिंग है, सबसे पहला बिल्डिंग है जी जी, तो वो आपके मौसा जी जो कॉन्ट्रैक्टर थे जी जी, तो उनके मतलब कहीं योगदान से और उनकी मतलब कहीं ना कहीं काम उन्होंने वहाँ किया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कौन से साल की बात है? ये 50 की बात है, 1950-52 की बात है, और मैं 51 का मेरा बर्थ है। 57 के अंदर मैं अपनी मदर के और अपनी मौसी के साथ यहाँ पर साइड पर आया था, जब ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, बन रही थी।
और मेरे मौसा यहाँ कॉन्टेक्ट थे जो इसकी स्लोप वाली छत है ऐसे करके है। अच्छा, पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्लोप वाला एरिया है, हाँ, वो किसी से कॉन्टेक्ट शटरिंग नहीं होती थी। मेरे मौसा बहुत बड़े कारीगर थे और बहुत रिच बने इसी ठेकेदारी से, और ये उन्होंने ही इसको बना के दिया। उस टाइम में ना तो शटरिंग पलाई होती थी जो बेंड हो सके, ना उस वक्त स्टील प्लेट्स होती थी जो बेंड हो सके। उस वक्त की टेक्निक ये होती थी पट्टों के साथ ही, लकड़ी के पट्टों प्लैंक्स के साथ ही शटरिंग की जाती थी। फिर भी उन्होंने इसको काम को कितना फाइन करके दिया। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, आपके मौसा जी इसमें एम्प्लॉय थे ना, या उन्होंने कंपनी ने हायर किया? शटरिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। अच्छा, वो शटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कंपनी ने उनकी सर्विसेज ली। वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे कि ये जो रेहान डैम है यहाँ एनटीपीसी के पास है, वो उनका है। कोटा के अंदर पाकिस्तान में वो उनके काम किए हुए हैं। तो बहुत बड़े लार्ज स्केल के वो काम करते थे। शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, अनपढ़ थे मगर बहुत इंटेलिजेंट थे। ये भी उन्होंने काम करके थे। और मैं इस टाइम में देखने आया, 57-58 की बात है, मौसी के साथ, मेरी माँ के साथ। जब तो आप बहुत छोटे थे सर, मैं 7 साल का था, 8 साल का था, मुश्किल से 7.5 साल का। और ये यहाँ जो हाई कोर्ट है, इसके 4 साइड में बेरियों के पेड़ होते थे और कुछ नहीं होता था उन दिनों। हाँ, और कुछ बेरियां ही बेरियां 4 साइड में होती थी और कुछ नहीं था। ये हाई कोर्ट सेक्रेटरीट जो जब बनाए गए हैं। तो आपके मौसा जी ठेकेदारी से रिच बने? हाँ, बड़े रिच बने सर। तो उनका एक किस्सा एक बार आपने बताया था कि उन्होंने कुछ पैसे अपने बेटे को दे दिए थे और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। कैसे? मतलब थोड़े बहुत ही ज़्यादा वो बढ़िया इंसान थे, मगर कभी कभी जब उनको गुस्सा आता था तो गुस्से में कह देते, ये डिसीजन जो लेना फास्ट ले लेते थे। तो इसका जो बैलेंस जॉब रहता था सेक्रेटरीट का, कुछ शटरिंग का, तो रह गया था तो कहते मैंने नहीं काम करना, छोड़ो, किसके लिए करना। तो उन्होंने उसका कुछ पार्ट काम का जो रहता था, हमारी ही एक रिलेशन में होते थे और उसमें उनको कह दिया तुम कर लो। तो काम उन्होंने उसको दे दिया अपना बैलेंस जॉब। तो उस बंदे ने जब बैलेंस जॉब किया कंपनी में, तो वो तो आज नहीं है धरती पर, सब बहुत साल पहले उसे स्वर्गवास हो गए। तो वो उनको दिया, तो उन्होंने उस काम को करके 20,000 रुपये कमाए। नहीं, मौसा जी ने कमाए? नहीं, उन्होंने जिनको काम दिया दे दिया, उन्होंने अपना बैलेंस जॉब दे दिया, उन्होंने 20,000 रुपये उस काम से कमाए। और कमाने के बाद वो बड़े खुश हुए और उन्होंने जाके हमारे उन्होंने उनके लड़के थे, एक बड़ा लड़का सबसे था, जो मौसा जी का बेटा था। नहीं, मौसा ही नहीं, मौसा यानी कि जिन्होंने काम किया उनका बेटा। मेरे मौसा ने जिसको काम बैलेंस काम दे दिया था करने के लिए, उसने कमाए पैसे कमाए। तो उसने अपने खुशी में आके अपने सबसे बड़े बेटे को 100 का नोट निकाल के दिया। ये कौन से साल की बात है? ये सर है अबाउट 59 की। 100 रुपए की क्या वैल्यू होगी उस समय? 100 रुपए की वैल्यू ये होती कि लोगों को 100 गिनना नहीं आता था और पैसे उस वक्त गिनते थे 20-20 करके। 20 की एक बंडल मानते थे, फिर 20 का बंडल मानते थे, कहते इतनी 20 होगी, 5 20 होगी, 10 20 होगी। तो उसका इकट्ठा 100-200 नहीं गिनना आता था। ऐसा है, उस समय गजेटेड ऑफिसर की सैलरी होती होगी 100 रुपया। तो सर उस वक्त सैलरी 50 रुपए से शुरू होती थी। अब क्या करें, 300, 250, 400 रुपए। तो यानी कि उन्होंने जब 20,000 रुपए कमाए काम से, तो 100 रुपए अपने बेटे को दे दिया और उनका बेटा इतना खुश हुआ। और जिसको काम उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था वो तो नहीं है, स्वर्गवासी है, वो उनका नाम था ज्ञान सिंह लोटा। और जो दूसरे अपने बेटे को नाम दे दिया तो उनका नाम था जोगा सिंह। तो भी सब भगवान के पास है, तो उनको दे दिया। तो उस लड़के को इतनी खुशी हुई 100 का नोट लेके, उसके बाद उसके दिमाग पर असर हो गया, उसका दिमाग हिल गया खुशी से। 100 रुपए लेके दिमाग हिल गया और मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके इलाज के लिए इवन के उसको ये लगाना पड़ा इलेक्ट्रिक शॉक। कितने, यानी कि उसका कितना टाइम ट्रीटमेंट चला ये नहीं पता मेरे को, मगर उसका इलेक्ट्रिक शॉक लगते रहे उसको। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि 100 रुपया दिया किसी को और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। यानी कि पैसे उस समय होते ही नहीं थे, बेसिकली पॉवर्टी थी। और ये वो उस वक्त क्या होता था, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, हमारे पास 5 साल वही करेंसी रही। जब मैंने पहली एजुकेशन शुरू की फर्स्ट क्लास में, मेरी फीस कितनी होती थी? मेरी फीस होती मोरी वाला पैसा, जिसमें छेदा होता है। वो अंग्रेजों के जमाने पैसे थे। हमारे देश के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद 5 साल हमारी अंग्रेजों की करेंसी चली है। अच्छा, उनके जाने के बाद? जी सर। और जो नोट होता था 100 का, इतना बड़ा होता था 100 का नोट। और उस वक्त 100 का नोट किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। और उसके बाद वो जो पैसे नहीं होते थे, उस वक्त जो मेरी खुद की फीस थी फर्स्ट क्लास की, वो 0, उसमें एक छेदा होता था और वो 4 साइड से गोल होता था, अंदर से गोल होता था, उसको कहते मोरी वाला पैसा, एक सिंगल पैसा।
और उसके बाद उसके एक पैसा और होता था जिसमें शेदानी होता था, वो भी पैसा होता था, सुनिए। और उस वक्त 64 पैसे इकट्ठे कर दो तो 1 रुपया बनता था। 64 पैसे का 1 रुपया बनता। अब 100 पैसे का 1 रुपया बोलते हैं। सुन लीजिए सर, फिर वो 64 पैसे का 1 रुपया बनता था। और उसके बाद वो 1 पैसा मेरी फर्स्ट क्लास की फीस थी। और जब मैं सेकंड में गया तो मेरी फीस थी टका। हाँ, वो टका होती थी। टका ये होता है कि 2 पैसों का एक जो सिक्का बनता था उसका नाम होता था टका। तो मेरी फीस सेकंड क्लास की टका थी। कोड़ी भी तो एक यूनिट होती थी ना? वो उससे नीचे थी, दमड़ी और कोड़ी। वो 1 रुपए से नीचे थी। वो 1 रुपए से नीचे थी, वो नहीं चल रही थी, वो बंद हो गई थी। मगर एक पैसा सिक्का भी चलता था और टका भी चलता था। सेकंड क्लास में मेरा टका था। थर्ड क्लास में जब मैं गया तो मेरी फीस थी टका और 1 पैसा, 3 पैसे। और जब मैं फोर्थ क्लास में गया तो मेरी फीस होती थी 1 अन्ना। अन्ना सुना होगा? अन्ना सुना है। अन्ना जो था वो मेरी फोर्थ क्लास की फीस थी। मगर तहाँ तक इंडिया की करेंसी नहीं आई थी। और जब मैं 5th क्लास में गया तो 5th क्लास में इंडिया की करेंसी आ गई थी। फिर हमारे पास क्या चला? हमारे पास ये चला 5 पैसे चल पड़े थे, 10 पैसे भी चले थे। फिर 10 20। और उससे पहले 5 पैसे से नीचे जो इंडियन करेंसी में 3 पैसे भी आए थे। 3 पैसे भी आए थे और 2 पैसे भी आए थे। और 1 पैसा भी आया था, छोटे। वो प्लास्टिक के, वो प्लास्टिक के थे और इसके थे एल्युमिनियम के थे। और उसके बाद वो जब थे और कोई लोग जो दुकानदार थे या रिच होते थे तो वो अपने डब्बे में 1-1 पैसे वाले जो है ना, 1-1 पैसा उसका 10, 20, 25, 30 पैसे रख लेते थे ऐसे। और फिर कोई बैगर मांगने आता था तो उसको 1 पैसा देते थे। जो आज बैगर की वैल्यू 10 रुपए है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। और वो पेटीएम लेके बैठे हुए बैगर्स आज के जमाने में पेटीएम, समय बदल गया सारा। आज वो पेटीएम से पैसा लेते हैं, कैश नहीं लेते। वो 1 पैसा देते थे, रख लेते थे, 1 पैसे में दुआएं देता जाता। आज तो अब जो बैगर मिनिमम उम्मीद करता है 10 रुपए की करता है कि वो देके जाए। अरे सब, मैंने वो जमाना देखा है जब 4 आने देने के लिए वो देता था, बैगर कहते थे वापस ले भैया, तेरे को 40 रुपए मेरे से। मगर आज बैगर 10 रुपए से नीचे नहीं लेता है। और यू बिलीव इट, आज के डेट में मगर स्टेटस बताऊं बैगर्स का और वर्कर्स का इतना डिफरेंस है। जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर ये पैसे फंसा करके लोग पैसे मांग रहे हैं, जिनको लेडीज हम कहते हैं, इनको हम किसी भी कह दें कि ये लेडीज है या नहीं है या क्या है, आई डोंट नो। मगर ये जो लेडीज बन के कमा रहे हैं पैसे, इनको मैंने कई बार पूछा कि आपकी इनकम क्या है, तो पता क्या कहते हैं? 3000 रुपये एक दिन का। बताओ, 2,500-3 हज़ार रुपये एक दिन का इकट्ठा हो जाता है। बताओ, एक लेबरर सारा दिन मेहनत करके भी 600 रुपये, उनकी डेली की इनकम 3,000 रुपये की, और वो डेली का 3,000 रुपये कमा रहे हैं भीख मांगने से। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर ना बैगर प्रिवेंशन एक्ट एक बना हुआ है, जिसके तहत बैगिंग को कैसे कंट्रोल करना है, बैगर्स को कहां पर लेकर जाना है, उनसे क्या काम करवाना है। लेकिन बैगर प्रिवेंशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे नहीं है। अच्छा अवतार जी, उसके बाद आपकी शादी कब हुई? सर मेरी जो है ना, ये मेरी जो मैंने ठेकेदारी 69 में की, और मैं 69 में मैट्रिक की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में ब्रांच बनाई, और चंडीगढ़ में से ब्रांच बना के बाद फिर मैं तिरची मद्रास चले गया। मद्रास के बाद लौट के आया तो फिर 72 तक मैंने पंजाब में B&R में एज ए सुपरवाइज़र रोड पर काम करवाने का एक्सपीरियंस हो गया था। और उसके बाद फिर मैं कितना चलता था, उसके बाद 72 में मैंने दूसरों को देखा पैसे कमाते हुए, और फिर मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी। मैंने घर होता था अमृतसर में मेरा, उसको 5,000 रुपये पर गिरवी रख दिया, और 5,000 फिर उतारा नहीं गया, बाद में बेचना ही पड़ा था। अच्छा। तो 5,000 रुपये की गिरवी रख दिया, उस पर पैसे से लेके मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी, और डे एंड नाइट ठेकेदारी करता था। मैं खुद दिन रात भागता था, और उस ठेकेदारी में मैंने पैसे कमाए। मगर एज मेरी वो थी ना 22 साल की, और उस एज में मेरे को पैसा संभालना नहीं आता था। मगर वो आते थे, चले भी जाते थे, या दोस्तों को खिला देता था। तो 22 साल के बाद चलते चलते 23, 24, 25, 26 साल में आगे मैरिज मेरी कर दी मेरी मदर ने। फ्रेंड्स, मैंने एक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में ये पढ़ा था या सुना था कि 11th हाउस में अगर बृहस्पति हो आपकी हॉरोस्कोप में, तो व्यक्ति को देता बहुत कुछ है, लेकिन वो सारा का सारा एक समय के बाद वापस भी ले लेता है, ताकि इंसान को याद रहे कि भगवान जैसी भी कोई चीज़ है। तो अवतार जी, यानी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आया, लेकिन वो भी वक्त था जब सारा का सारा चला गया,
ऐसी स्टेजेस आपने बताई सारी की सारी कि आपने फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर किए। तो शादी कौन से साल में हुई थी आपकी? सर मैंने वो शादी की थी 76 में। अच्छा, जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपकी हॉरोस्कोप देखी थी बचपन में, जी सर, जैसे आपकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी, फिर आपकी सेकंड मैरिज हुई आपकी मदर के इंटरवेंशन से। जी सर। तो जब उस एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं बताया कि 2 विवाह योग भी है इस बच्चे की कुंडली में? कुछ नहीं, वो कहता कुछ नहीं है, बस ये है कि इसकी शादी उसने यहाँ तक ही रहा, उसके बाद ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है वहाँ तक उसकी भी डेथ होने की करीब भी डेथ हो गई, मान के चलता हूँ कि हो गई होगी। मेरी मदर और वो हमारे घर में आता रहा, मैं कहाँ तक वो चलता गया समा। 76 में मेरी शादी हुई। 76 के बाद वो मेरी जो वाइफ थी, मेरी बैड लक कहाँ शुरू होती, जिसको देखने गया तो बड़ी ब्यूटीफुल थी, बड़ी सुंदर थी, जैसे मैं देख के आया हूँ। उसके बाद दोबारा शादी करने गया तो उसको तो हो चुका था निमोनिया वगैरह। अच्छा, वाइफ को निमोनिया हो गया? उससे पहले निमोनिया हो गया, बेचारी जो है मेंटली भी ऐसे हो गई थी और शरीर से भी हो गई थी। मैं शादी करके ले आया, फिर उसकी वो बीमार रहने लगी, उसके हार्ट में उसका वॉल्व बंद हो गया था, उसकी सेवा करने लग गया और 76 से लेकर के उसकी सेवा करता गया। आखिर में 86 में उसकी डेथ हो गई। तो पहली वाइफ से कितने बच्चे हैं आपके पास? उसके पास एक लड़का, एक लड़की को छोड़ गई। जब मेरा लड़का जो है उस टाइम में अबाउट था कोई 6 साल का और लड़की थी मेरी अबाउट 4 साल की। 4 साल की। तो सेकंड मैरिज के लिए आप रेडी थे या मदर ने कहा इसलिए करनी? मेरे को उस टाइम में ये नीड थी कि मेरे जो 2 बच्चे हैं अगर वो उसकी डेथ हो गई है तो ये अच्छा पढ़ सकें। तो फिर मेरे को कई रिलेशन, मैं ठीक ठाक रहा, हेल्दी था, मेहनती था, लेबोरियस था, पैसे में भी था अच्छा मैं, क्योंकि मैं तब तक अपनी ठेकेदारी शुरू कर चुका था दिल्ली में इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इंटीरियर का काम कर चुका था शुरू, पैसे थी मेरे पास। तो मेरी मदर कहने लगी कि ये लड़की देख, ये तेरे को शादी कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो मेरे साथ में एक इंजीनियर होते थे, बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने बोला कि देख तेरे को बच्चों को पढ़ाना है तो तू अपनी से यंग लड़की मत लेना, क्योंकि तू बूढ़ा हो जाएगा, वो यंग रह जाएगी और तेरे को बाद में सुनना पड़ेगा। पहली गलती ये ना करना, और सेकंड पढ़ी लिखी औरत लेगा, तेरे बच्चों को पढ़ा देगी। तो ये मेरी मदर ने चूज़ किया। जो मेरी वाइफ 87 में शादी हुई और ये मेरी मदर ने नाम मेरे को बताया। तो गुरमीत कौर कितना पढ़े लिखे थे? बताता हूँ सर, वो मेरी मदर ने नहीं बताया। मेरी मदर भी तो बेचारी इलिटरेट ही थी। और ये जो जिससे मेरी शादी हुई, ये BSc B.Ed, बड़ी हाईली एजुकेटेड। अच्छा, ये जो आपने बताया सेकंड जो वाइफ थी, शी वाज ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर इन पंजाब गवर्नमेंट। हाँ, ये साइंस और मैथ की टीचर थी और बड़ी एजुकेटेड लेडी थी, इंटेलिजेंट बहुत थी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मगर मैं तो एक लेबोरियस आदमी हूँ, एज ए वर्कर कह दो या कॉन्ट्रैक्टर कह दो। तो सर 90 में मेरा बेटा ये पैदा हुआ। आप कितने ईयर के थे जब आपकी सेकंड मैरिज हुई? उस वक्त मेरी एज थी 34-35 की। 35? हाँ, ठीक है। तो बेटा हुआ 1990 में? मेरा 36 की एज थी शायद मेरी, जब मेरी वाइफ के साथ मैरिज हुई है तो सेकंड मैरिज। और उस वक्त मेरा जो है ये बेटा जो था 36 की थी। मेरा बेटा 1990 में हुआ ये बेटा, दूसरी वाइफ से जो दूसरी हुआ। और वो जब मनप्रीत जो हुआ तो मेरा बेटा जब ये पैदा हुआ तो बहुत सुंदर था। मैं दिल्ली के पोश एरिया में आनंद निकेतन में रहता था, हाई प्रोफाइल एरिया, यहाँ डिप्लोमेट्स रहते हैं, जितने दिल्ली में एम्बेसीज के लोग हैं वहाँ रहते थे। इवन के मेरे बेटे को लेके जाते थे तो लोग कहते थे किसी अंग्रेज का बच्चा उठा के ले आए। और मेरा बेटा इतना सुंदर था, इतना था, और मैं अपने बेटे को भी बहुत प्यार करता था। और जब बेटे को प्यार करूंगा तो वाइफ को तो करना ही करना है, कौन सेंस की बात है। अब ये 1990 में मेरा बेटा पैदा हुआ और जैसे मेरे हाथों में ये मेरी मदर उस वक्त रिटायर्ड हो गई थी, वो साथ में रहने लग गई और उसकी 72 की थी। उसने मेरे बेटे को ऐसे उठाया हुआ था, ऐसे उठा करके पता क्या बोलती, अवतार इधर आ, देख तेरा पापा लौट के आ गया, तेरा पापा लौट के आ गया। आपकी मदर ने ये कहा? उसकी शक्ल देख गया, तेरा पापा लौट के आ गया। और मेरा फादर जो था वो कहता था कि मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे पाँव लगेंगे, घर चला के आ जाएंगे। और इसके लिए एक एग्जाम्पल ये थी कि मेरे फादर की जब डेथ हुई तो DCM के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर थे छोटे से, और उनके वहाँ कुछ पैसे रह गए देने वाले कंपनी से। और कंपनी वाले ने पता लगा कि वो तो उसका चन्नड़ सिंह की डेथ हो गई। तो वहाँ एक और भी कॉन्ट्रैक्टर था, हमारे ही गांव के थे, उधर के थे जानने वाले। तो उन्होंने बोला उसके ये 60 रुपये 70 रुपये रहते हैं, उसके परिवार को दे देना। कंपनी दिए
वो बंदा, जब मैं, ये तकरीबन 80 की बात है, मैं अमृतसर में रहता था, तो मैं अपने घर में बैठा था और मेरी मदर कहने लगी देख ये कौन आए हैं। तो मैंने देखा उसकी सरदार की इतनी बड़ी शक्ल, ये वो, मैंने देखा, मैंने जाके उसको बुलाया, मैं तो बच्चा था। तो कहने की ये तेरे पापा के साथ काम करते थे वहाँ DCM में, और इनको उनके रहते हुए पैसे दिए कंपनी ने। तो सरदार ने ये बताया कि जब मैं वहाँ काम करता था तो आपके पापा की डेथ हो गई थी, उन्होंने आपके 60-65 रुपए, 60 रुपए निकलते थे मेरे को दिए थे, मैं आज 50 साल से भटक रहा हूँ पैसे देने के लिए वापस। आपकी फैमिली कहाँ है? चरण सिंह के। तो मैं 50 साल बाद ये पैसे देने आया हूँ। कमाल है। देखो है ना, जब चीज मिलनी होती है तो 50 साल नहीं, 20 साल बाद पैसे देने आया हूँ। और कहता कई बार मैं आज जाके सोचा गुरुद्वारे में माथा टेक दूं पैसों का, किसी मंदिर में छोड़ दूं पैसे, किसी गरीब ना ना ना, आवाज आई थी नहीं पैसे उसके घर पहुंचाओ। तो 20 साल बाद वो पैसे देने आया तो मेरे को पापा की बात याद आ गई। वो कहता था मेरे पैसे पाँव लग के आएंगे, वो भी सच्चा हो गया। और मेरी मदर कहने लगी ये देख तेरा पापा लौट के आ गया। तो क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरे पापा को जाना पड़ गया, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरे आने के बाद जो मेरी बैलेंस ऑफ लाइफ मेरे पापा की थी, जो मेरे आने के बाद उसकी खत्म हुई है, वो उसको मैंने आगे कैलकुलेट कैसे करता हूँ कि मेरे आने के बाद उसकी लाइफ चली गई। मेरे पापा की उस टाइम में एज होगी अबाउट 40 से नीचे ही होगी डेथ के टाइम। हाँ 46 की होगी अबाउट, उसकी डेथ होगी। जितनी उसकी लाइफ के बैलेंस ईयर बचे थे वो सारे जो है मैं खा गया मेरे आने के बाद। आपकी लाइफ में मेरे में ऐड हो गए और मेरी को लाइफ में ऐड हो गए और ये मेरा बेटा आ गया, ये मेरा बेटा आ गया। अब इसकी मैंने परवरिश की, इससे प्यार किया, मैंने डेडिकेशन से किया, वही समझ के किया कि मेरे पापा का रूप आया हुआ है। और मैंने वो लड़का भी मेरा एकदम सच्चा सुच्चा इंसान था, पढ़ाई लिखाई उसने ठीक की जो किया था। तो उसके जाने के बाद जब फिर मैंने काउंट किया लाइफ को कि वो मेरे पापा चले गए थे और उनके मैंने 26-28 साल लाइफ के बैलेंस खा लिए थे, तो ये मेरे बेटे की डेथ हो गई सर 18/9/2016 को एक एलएसड एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट करवाया गया था उसमें इसकी डेथ हो गई। नहीं, ये जो डेथ हुई है कहाँ पे हुई? ये सर मौलाना, वो जहाँ कॉलेज था उसके जस्ट 4 किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर एक स्टैचू के साथ टकरा के हुआ। पहले उसको ट्रैप किया गया और ट्रैप करके फिर उसको नाइट को फिर दोबारा उसको दूसरे फ्रेंड्स ने ट्रैप किया। पहले ट्रैप किया, पहले पार्टी में था, खाया पिया सब कुछ उसके साथ कंप्लीट हुआ, पार्टी में था, खुश था, फोटोग्राफ है सबके साथ। और जब वहाँ से निकला तो जब कॉलेज आया तो 1:09 पर उसको दूसरे ने ट्रैप कर लिया, जो उसने सस्पेक्ट थे, और ट्रैप कर लिया। उस गाड़ी में दिखाई भी दे रहे हैं उनके शेडो, सीसीटीवी कैमरे फुटेज पुलिस ने नहीं कोशिश की और करती नहीं आगे, क्योंकि आगे पावरफुल है। तो जब मनप्रीत का डेथ हुआ जी तो विसरा वगैरह लिया? कोई विसरा नहीं लिया सर उन्होंने। इवन के उस बंदे ने अपने ही डॉक्टर के साथ जो फोरेंसिक मेडिसिन के था उन्हीं के साथ पार्टी में था, उन्हीं के साथ फोटोज भी है, विस्की भी पी रहा था और उनके साथ नॉनवेज भी खा रहा था। और जहाँ पे ये पढ़ रहा था, एमडी कर रहा था, वहीं पे उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी हुआ सर। उसी ही वहाँ पर जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद तुरंत वही डिपार्टमेंट में यहाँ ड्यूटी करके गया था, सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके उसी ही रात उसी कॉलेज के अंदर शाम की पार्टी थी उन्हीं डॉक्टरों की, उसी पार्टी में खाता, रोटी, डिनर करता, सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद रात को जब 1 बजे के बाद एक्सीडेंट से 4 बजे लाया था, डेथ होती है, तो उसके कॉलेज में आ जाते तो उसको फिर एम्प्टी स्टमक दिखा दिया जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जो सारी रिकॉर्डिंग्स थी जगह, अलग अलग जगह की, जहाँ से उसकी गाड़ी गई, वो ली? कुछ नहीं लिया सीसीटीवी फुटेज ने, जो मेरे पास थी कलेक्ट की थी अपनी मेहनत करके दिन रात से, वो मैंने सब पुट अप की। उसके ऊपर उस थ्योरी पर वो काम ही नहीं करते पुलिस वाले। यानी कि आपने खुद अपने लेवल पे जाके कर दी, रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी की सारी, जो इकट्ठी की थी मैंने हिम्मत करके। खाता कहाँ था वो भी दोस्तों से कलेक्ट कर ली फोटोग्राफ्स, और उस रात को फोटोग्राफ भी कुछ इधर से उधर, और पूरी जितना उसकी हैपनिंग थी। अच्छा, जो आपके बेटे की डेड बॉडी थी, मतलब हेड इंजरी आई थी, क्या आई थी उसको? सर वो जो डैशिंग एक्सीडेंट है वो एक्चुअली क्या था, वो उसका एक्सीडेंट कैसे करवाया गया या कैसे हुआ, ये मैटर यह है कि उसने खाली पेट दिखा दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी। इन्वेस्टिगेशन होती तो वो डॉक्टर जो कल्प्रिट थे, अक्यूज, वो भी आपके सामने। अच्छा, जो यानी कि इसके साथ कुलीग्स थे जिन्होंने इसको ट्रैप या जूनियर थे? हाँ, जूनियर जिन्होंने ट्रैप किया,
और वो उन्होंने उनको ट्रैप हो जाते, यूनिवर्सिटी कोई बदनामी होती। तो कोई फीमेल इशू इन्वॉल्व था इसमें? इसमें फीमेल एक लड़की थी, ये इतना सुंदर था, वो 3-4 महीने पहले इनके साथ अटैच हो गई थी, और दूसरे उसको जेलसी करने वाले जूनियर डॉक्टर थे, वो इसी सस्पेक्ट है केस में। हाँ, और उन्होंने इसको जो है उस नाइट को ट्रैप करके उसके साथ क्या किया। और मेरा जो बेटा डॉक्टर था, तो मेरे को तो क्या कहता था, डैडी ये छोटा सा इंजेक्शन है, ऐसे करके लगा दो किसी को, इससे ब्रेन आदमी का बैठा रहता है, ब्रेन सुन्न हो जाता, खत्म हो जाता। नहीं, आपका बेटे ने ये आपको बताया था कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको इंजेक्ट कर दिया जाए, हाँ, तो व्यक्ति का लगेगा कि वो अलाइव है और काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है। तो आपको ये डाउट है कि ऐसा ही कुछ इसको इंजेक्ट किया गया? उसके साथ उसको वाइन में दिया गया, किस टाइम में दिया गया, जब वो इंजेक्ट किया गया, जब उसको एक्सेस कोई चीज और दी गई है कि ही वाज जस्ट सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कराया गया उसको, यानी कि उसको ये मेडिसिन देकर गाड़ी में बिठा दिया गया और फिर वो गाड़ी चली और जाके वो डैश करके खत्म होगी, जबकि वो इतना जबरदस्त खुद ड्राइवर था कि उसने 18,000 समथिंग की हाइट तक जा करके वो बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाता था, जो लेह लद्दाख में जाके थे। और पिक्चर्स हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास पिक्चर इस वक्त दिखा सकता हूँ। तो वो वहाँ चलाने वाला इतना परफेक्ट ड्राइवर था, और उसके साथ नाइट को ऐसे ट्रैप करके एक्सटेंड करवाया गया। और फिर उसकी डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं पड़ी हुई फ्रंट सीट पर, वो बैक सीट में पड़ी हुई। बेल्ट लगी हुई थी? बेल्ट लगी हुई, और बैक सीट में कैसे गई है? अच्छा, बेल्ट लगी हुई हो और गाड़ी कोलिजन हो तो नॉर्मली बैक सीट के बैक साइड में, ड्राइवर सीट के बैक साइड में तो डेड बॉडी नहीं जाती सर। अब वो उस टाइम में बेल्ट सीट लगी थी या नहीं लगी थी, तो भी जो उसके एयर बैग्स खुलते हैं गाड़ी के, फॉर्च्यूनर के, वो पीछे नहीं जाने देते हैं। और उसकी 6 फुट की हाइट थी सर, 6 फुट की हाइट का आदमी उसमें से निकल के वहां जाके पीछे गिर के कैसे मर सकता है? अच्छा, एक चीज बताइए, एक रिपोर्ट तो थी जहाँ पे वो एमडी कर रहा था जिस हॉस्पिटल में, उनकी रिपोर्ट थी सारी। जी सर। कि काज ऑफ डेथ उन्होंने बताया। जी। एक बाद में कहीं और भी एग्जामिनेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए? उन्होंने पोस्टमार्टम भी बिल्कुल एम्प्टी कर दी थी यूनिवर्सिटी वालों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि उसके दिखाया कि एम्प्टी स्टमक है। अच्छा, एम्प्टी स्टमक है, एम्प्टी स्टमक लिखा दिया जी पोस्टमार्टम में। जब वो एम्प्टी स्टमक ही दिखा दिया तो सब कुछ ही खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। नहीं, जैसे कोर्ट की डायरेक्शन पे या आपके अपने एफर्ट से फिर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे बेटे की डेथ से रिलेटेड, ये किसी और एजेंसी को भी गई? सर, मैं इसके लिए, जैसे इसकी डेथ हुई, इस डेथ के बाद मैं दिन रात भागना शुरू किया। और पहले तो ये था कि एक डॉक्टर जो अक्यूज्ड है उसमें, उसने ये खुद माना कि 3:30 बजे तक मैं इसके साथ था, और मैंने सुबह के 3:30 बजे? हाँ, और मैंने 4 पैग पिए, 2 पैग पिए, 2 पैग इसने 3-4 पैग पिए, एडमिट कर रहा है, और राइटिंग में उसकी स्टेटमेंट है। जब उसने 4-4, 2-2 पैग पिए हैं तो खाली पेट कैसे हो सकता है? जस्ट उसके बाद एक्सीडेंट होता है, कोई वो बंदा डाइजेस्ट तो कर नहीं सकता, और सुबह उसकी डेड बॉडी का कर दिया जाता है। यानी कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया तो वो नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे रहा? जी सर। या वो जो भी है कंसीलमेंट है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे एम्स का भी फिर आप फर्दर कोई रेफरेंस आया? सर, उसके बाद मैं यहाँ से भागता उस वक्त मेरी वाइफ जो थी वो भी मेरे साथ थी, तब तक बेटा उसी के बेड से था। मैं दिल्ली से शिफ्ट करके जमनगर रहना शुरू कर दिया। मैं दिन रात भाग रहा था। मैं इसके साथ ही वहाँ मिस्टर नीलविज है, जो मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा के थे उस समय। हाँ, और मेरे फोटोग्राफ भी हैं। तो उनके साथ मैं दोनों जा करके उनको रिक्वेस्ट थी कि मेरी बेटी की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, ऐसे ऐसे इसके साथ धोखा हुआ है, ये गलत है। तो उसने उस केस को फॉरवर्ड किया इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके जो मिनिस्टर थे वहाँ के उस टाइम में, मिस्टर JP नड्डा थे, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया एम्स को। और एम्स ने फॉरवर्ड किया, जो सबसे सीनियर फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं एम्स के, हाँ, उनको फॉरवर्ड किया। और उन्होंने एक पैनल बनाया, टीम बनाई 3 डॉक्टर्स की। 3 डॉक्टर्स, हाँ। उन्होंने सारे पेपर्स लिए, सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने रिकॉर्ड की, और उसके बाद सर उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है ये होमिसाइड है। यानी कि ये एक्सीडेंट नहीं है? ये एक्सीडेंट नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये होमिसाइड है। उसको होमिसाइड के बाद फिर मेरे बेटे की एक्सीडेंट की तो FIR नहीं की थी बराड़ा पुलिस स्टेशन ने। 4 महीने 20 दिन के बाद फिर इसकी जब वो रिपोर्ट आई, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट हिली
ये क्या हुआ? तो उन्होंने सबसे पहले एफआईआर की। मैंने जाके डीजीपी साहब के हाथ जोड़े कि देखो अब तो कुछ न्याय कर दो। तो उन्होंने फिर केस को फॉरवर्ड नीचे किया और फिर इसकी 4 महीने और 20 दिन के बाद इसकी एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद सर फिर इसकी फोरेंसिक मेडिसिन वाले जो है वहाँ मधुबन में है हरियाणा के, उन्होंने इस केस को दोबारा गाड़ी जो खड़ी कर रखी थी उसको चेक करने आए तो देखा तो उसकी जो रियर बैक सीट है वहाँ पर उनको एक एम्प्टी बॉटल इतनी टूटी हुई भी मिली गाड़ी में। हाँ, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट कह रही थी ब्लंट वेपन इंजरी है ये। अच्छा, एम्स की रिपोर्ट में आया कि ब्लंट वेपन इंजरी है। तो ब्लंट वेपन में वो पता लगे बॉटल पीस यहाँ पड़ा है और एक बॉटल टूटी भी थी और उसमें कितनी बॉटलें खाली पड़ी थी फोटोग्राफ्स हैं और सारे कलेक्ट करके मैंने फिर लड़ाई शुरू कर दी सारे इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आपके केस में स्टेट गवर्नमेंट ने भी मैटर सीबीआई को भेजा था? मेरे केस में लेकिन सीबीआई ने मना कर दिया इन्वेस्टिगेट करने। मेरे बेटे के केस में सीबीआई को फॉरवर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने। स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने इसको डीओपीटी को फॉरवर्ड किया और डीओपीटी दिल्ली में गया तो डीओपीटी ने इसको फॉरवर्ड किया सीबीआई और सीबीआई को फॉरवर्ड किया तो सीबीआई ने भी इसको लेने से मना कर दिया। रीजन क्या दिया? नहीं, ये नहीं बनता नहीं केस, हमारे पास वर्कलोड बहुत है। अच्छा, वर्कलोड का रीजन दिया? जी, वर्कलोड का रीजन दे दिया। उन्होंने टेक ओवर नहीं किया और उसके बाद वहां से रह गया। और इवन के फिर एक रिपोर्ट उसने भी यस की। किसने? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा इसको डीओपीटी को। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू करवाई जाए, नहीं की। लेकिन सीबीआई ने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लेटर इशू हुई कि इसकी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए जल्दी नहीं कोई सुनवाई। फिर आपने कोर्ट का रास्ता लिया? फिर सर उसके बाद मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में था, केस डाला हुआ था और मेरी जो वाइफ इन्होंने, क्योंकि ये फिर मेरे को छोड़ गए थे। नहीं, फिर मैटर ये भी तो आ गया होगा ना कि आफ्टर सो मेनी इयर्स एविडेंस तो बहुत सारे खत्म हो ही गए होंगे जो फोरेंसिक एविडेंसेस। नहीं सर, वो नहीं हुए जो इसमें एविडेंस थी, क्योंकि मैं ही तो एक गवाह हूँ, मैं ही तो सारी चीजों को कलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, पर आई विटनेस तो नहीं है ना आप? सर आई विटनेस नहीं, रात के 4 बजे तो कोई भी आई विटनेस ही था जब उसका एक्सीडेंट होता है। सुबह के 4? हाँ, सुबह 4 बजे। तो इसलिए आई विटनेस तो कोई हो नहीं सकता। ये तो प्री प्लान्ड मर्डर था। इस मर्डर को करने का तरीका ये था कि नाइट को जब रोड्स पर कोई बंदा होता ही नहीं है। पर किसी विटनेस ने व्हीकल को कोलाइड होते हुए तो देखा होगा? नेवर, वो ही नहीं, ऐसा ना कोई कोलाइड होने वाला देख रहा है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये बैक सीट में पड़ा हुआ था और ये यहाँ डैश हुआ है। अब डैश कैसे हुआ, कैसे करवाया गया, उसकी मेंटल स्टेज क्या थी, ये सब चीजें अंधेरे में है। तो कुल मिला के सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का में हुआ जो भी हुआ सारा का सारा सस्पिशियस बना दिया गया। यानी कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो चेन ऑफ इवेंट्स कनेक्ट नहीं की, करते नहीं है। वो जस्ट एक एक्सीडेंट कंसीडर करके ना विसरा लिया डेड बॉडी का और 174 की सीआरपीसी की रिपोर्ट बनाकर केस को जस्ट एक एक्सीडेंट और अननेचुरल डेथ दिखा के खत्म कर दिया। उन्होंने, पुलिस ने ये कह दिया दिस इज एक्सीडेंटल वन, एक्सीडेंटल विदाउट गोइंग इनटू डेप्थ। उन्होंने किसी में एक्सीडेंटल वन कह के इसको बंद कर दिया। और उसके बाद फिर मैं अभी उसके बाद लड़ रहा हूँ सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर और एसएलपी मैंने फाइल की। अच्छा, एक चीज बताइए, इस इंसिडेंट के बाद आपकी वाइफ ने भी आपको छोड़ दिया? सर मेरी वाइफ ने 17 और 1 साल के बाद, जब उसका 1 साल के बाद बेटे की डेथ को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया था, तो उसका उस नाइट को वो हमने वो क्या बरसी करते हैं, तो 1 साल बाद जब खंडपट साहब का भोग किया तो उसके बाद नाइट को अपने ब्रदर के साथ चले गई। चल, मगर मेरे लिए किसी के लिए कुछ नहीं, मगर ये कि अब मेरे सबसे बड़ा लॉस तो ये होगा कि मेरा बेटा ही चले गया। बेटा ही चला गया, इससे बड़ा दुख क्या है। और ये मैं अपने बेटे के लिए आज भी, जिस दिन जैसी यहाँ डेथ हुई थी, यहाँ डेथ उसकी हुई थी और वहाँ खड़े हो गए, मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने कहा देखो ये मेरा बेटा है। मैंने कहा था इसको, मैं तब तक नहीं, मैं कहा तू मर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, कहा था, वहीं खड़े हो गए जब तक मैं। तो यानी कि बेटे की डेथ के बाद आपकी जो जर्नी है वो बेटे को न्याय दिलाने के लिए आपका संघर्ष चल रहा है? सर मैं जिस दिन मेरा बेटा था, जिस दिन डेथ हो गई, तो मैंने इसको बोला कि देख तू तब तक नहीं मर सकता जब तक जिंदा है, ये शरीर हमारे पास दोनों के पास एक है, तेरी आत्मा भी इसमें रहे। ये मेरा बेटा था। फ्रेंड्स, अवतार सिंह जी का जो बेटा था सेकंड वाइफ से, मनप्रीत सिंह, इनका डेथ हुआ 26 ईयर की एज में और इनकी डेथ के बाद इनके पिताजी जो अवतार सिंह जी है वो संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर हो, एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ा जाए और इनके बेटे को न्याय मिल पाए।
तो अवतार सिंह जी, हाँ जी हाँ जी, ये भी तस्वीर है। अच्छा अवतार सिंह जी मेरे को दे देखो मैं अपने बेटे की लड़ाई में कहाँ कहाँ भागा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जी। देखो ये मेरे बेटे की लड़ाई है जो मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ, सिंपली डेथ के बाद लड़ रहा हूँ। ये उसके लिए मैं प्रेयर करता हूँ जी, और प्रेयर करता हूँ और उसके नाम की स्लिप कटवाता हूँ गुरुद्वारे, स्वर्गवासी डॉक्टर मनप्रीत सिंह गुरुद्वारे में। और ये इसलिए एक दिन की स्लिप नहीं सर, बंडल देखो कितना बड़ा है। अच्छा ये सारी की सारी स्लिप्स हैं? हाँ ये स्लिप्स हैं, एक डिफरेंट गुरुद्वारों की? नहीं, एक ही गुरुद्वारा प्रेयर कर रहा हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, गुरुद्वारा बंगला साहब। तो यहाँ पे आप डोनेशन देते हैं? 200 रुपए देता हूँ जी। हर मंथ देते हैं? नहीं, हर वीक में देता हूँ, हर 5-6 दिन बाद 200 रुपए दिया। तो मतलब आप अरदास करते हैं कि आप लंगर की स्लिप है, तो आप अरदास करते हैं कि आपके बेटे को न्याय मिले जी। और इसमें जितनी स्लिपें हैं जी, ये कम से कम 800-900 है। 800-900 का मीनिंग है ये मैं कम से कम महीने में। तो आपकी अरदास कंटिन्यूअस चल रही है सर, और हर साल उसका अखंड पाठ साहब करवाता हूँ, सबको इनवाइट करता हूँ, कोई नहीं होता। मतलब अवतार जी आपकी जो जर्नी है ये अप एंड डाउन की रही है, जो मैंने सारा सुना आपको जी जी। और जब से आपके बेटे की डेथ हुई है बहुत पेन में आप, मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ आपको सर, ऐसा है। और एक ही मोटिव मुझे लग रहा है आपकी जिंदगी का अब रह गया है कि बेटे को न्याय मिले और कल्प्रिट पकड़े जाएं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, इसी मोटिव के साथ आप जी रहे हैं। और एक कहा जाता है कि कोई मोटिव इंसान के साथ है तो वो जीने का कारण बन जाता है, और मेरे ख्याल से यही आपके जीने का कारण है इस समय। सबसे मैं बिलीव ये करता हूँ सर जी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि बेटा मेरे साथ है। एक चीज बताइए, जैसे घर आपने बेच दिया तो गुरुद्वारे में रह रहे हैं उसके बाद? नहीं सर, उसके बाद घर बेचने के बाद फिर वो यहाँ गड़गांव चले गया। मेरी पहली वाइफ का लड़का जो वहाँ रहता है, किराए पे रहता है, तो उसके अगले कमरे पर मेरे को मिल गया। तो कभी कभी रोटी वहाँ खा लेता हूँ, दे देते जब वो जी। और ज्यादातर मैं गुरुद्वारे में माथा टेकता हूँ तो लंगर से रोटी खाता हूँ, मेरे को बड़ी, क्योंकि देखो ये मेरे पास लंगर की स्लिप भी है, जोड़े की सेवा कर लो, गुरुद्वारे की सब सेवा कर लो, मैं काम तो करता नहीं। अच्छा, आप गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं? मैं 9-10 साल हो गए, मैंने काम छोड़ दिया। किसके लिए करना सर गुरुद्वारे में? मेरे पास इस वक्त उम्र भी नहीं है काम करने की सर, मेरी हिम्मत नहीं खत्म होगी ना। अब तो ये गुरुद्वारे की स्लिपें हैं, लंगर की, लंगर बढ़िया मिलता है, भगवान की सेवा करता हूँ, नीयत साफ है ना, मेरे को कमाना है किसके लिए और किसको, अब मैं इनको क्या करूँ, मैं तो समझा ही नहीं सकता। अच्छा अवतार जी, बात बताइए जी, आपकी जो ये फाइट है बेटे की डेथ के बाद जो जर्नी है जी, आपके अपनों ने कितना साथ दिया आपका? सर मेरे साथ मेरा भगवान ने जरूर साथ दिया है। मैं आज भी पूजा करता हूँ तो उसके नाम की पूजा करता हूँ, मेरे पास जितनी भी है मैं सिर्फ उसके नाम की ही पूजा करता हूँ, उसके नाम की मेरे पास सारी स्लिपें इकट्ठी हुई है। मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं नोइंगली किसी को खराब करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट, मेरे को पता है कि मेरा बेटा निर्दोष था, बड़ा सुंदर था, दिल का साफ सुथरा इंसान था, उसको कैसे ट्रैप किया, कैसे उसको मारा गया, उसके दर्द को तो मैं ही समझता हूँ ना, उसका बाप हूँ। तो इस दर्द को लेकर के मैं आज भगवान के सामने बैठा हूँ, तो भगवान से प्रेयर करता हूँ कि जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस के लिए मैं आज भी हाथ जोड़ के बैठा हूँ। मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया सर, मेरे साथ अपने से वो भी छोड़ गए, मेरी सेकंड वाइफ जो मेरे बेटे की मदर थी वो भी छोड़ गई, आज उसको 8 साल छोड़ गए। तो आज आप अकेले हो? मैं अकेला धरती पर हूँ, अभी धक्के धुक्के खा के जिंदगी काट रहा हूँ। मेरे को कोई गम इसलिए नहीं है कि कम से कम मेरे बेटे की जो आत्मा है वो तो मेरे दिल के अंदर बैठी हुई ना जी। तो अवतार जी, आपकी जो ये कहानी रही, जो जर्नी रही, ये बड़ी एक अप एंड डाउन से भरी हुई जर्नी रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा और ज़रूर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मार्क होगी। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि इतने साल बेटे की डेथ को हो गए, लेकिन जो एविडेंस थे इतने वक्त के बाद या तो वो फीके पड़ जाते हैं या मिट जाते हैं, क्योंकि एविडेंस को भी कलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट फेल रही या फिर जो स्टेट पुलिस थी वो फेल रही। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार।